आदरणीय साथियों, नमस्कार। मैं राम धीरज अपने YouTube चैनल आरडी हिंदी लेक्चर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 31 जुलाई को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में मैंने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, जिसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आधुनिक हिंदी साहित्य के कथा सम्राट एवं कलम के सिपाही के रूप में विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में बनारस शहर से 4 मील दूर लमही ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा उनके पिता अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक मदरसे से अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक मौलवी से उर्दू फारसी सीखी। जब ये 7 वर्ष के थे तभी लंबी बीमारी के बाद इनकी माता आनंदी देवी का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, परंतु धनपत राय को नई माता से वह प्यार एवं स्नेह ना मिल सका। अकेलापन उन्हें सताने लगा। किताबों में जाकर उन्हें सुकून मिला। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना सरर के सारे उपन्यास पढ़ डाले। उनका विवाह मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, जो कि असफल रहा। इस संदर्भ में वे कहते हैं, पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह के साल भर बाद ही परलोक सिधार गए। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में स्त्री थी, विमाता थी, उनके 2 बालक थे और आमदनी 1 पैसे की नहीं। प्रेमचंद वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया। वह अपने गांव से नंगे पांव बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे। बाद में एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उन्हीं के घर पर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपये मिलता था। 5 रुपये में से 3 रुपये घर वालों को देते थे और 2 रुपये में अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाते रहे। उनकी आर्थिक तंगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट तक बेचना पड़ा था। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद तंगहाली एवं गणित में कमजोर होने की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। एक दिन आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक बुक सेलर की दुकान पर अपनी पुस्तकें बेचने गए। वहां उनकी भेंट एक स्कूल के हेडमास्टर से हुई, जिसने प्रेमचंद को अपने स्कूल में अध्यापक की नौकरी दे दी। स्कूल मास्टरी करते हुए उन्होंने प्राइवेट इंटर बीए की परीक्षा पास की और शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद तक पहुंचे। प्रेमचंद का पहला विवाह सफल नहीं था, अतः उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जिससे उन्हें 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। अब हम उनके कृतित्व पर बात करते हैं। वैसे प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, किंतु वे उर्दू में नवाब राय के नाम से अपनी कहानियां लिखा करते थे। उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास, 300 कहानियां और 3 नाटकों संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1930 में उन्होंने बनारस से हंस मासिक पत्र का संपादन शुरू किया था, जो आज भी दिल्ली से प्रकाशित होता है। प्रेमचंद के पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक एवं धार्मिक रचनाएं की जाती थीं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली। उनका पहला कहानी संग्रह
सोजे वतन नाम से जून 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में उनकी 5 कहानियां थीं। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, शोक का पुरस्कार या सिले मातम। जिस समय यह संग्रह छपा उस समय देश में बंग भंग आंदोलन जोरों पर था। कांग्रेस में भी गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन सभी कहानियों में देशभक्त की महिमा गाई गई थी। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन संकलित है, जिसमें प्रेमचंद ने लिखा है कि मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो जाने वाले देशभक्त के शरीर से बहने वाली रक्त की बूंदें ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन हो सकती हैं। देश के प्रति यह अगाध प्रेम उनका अपना जीवन मूल्य था। प्रेमचंद उस समय शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे और हमीरपुर जिले में तैनात थे। पुस्तक को छपे 6 महीने बीत चुके थे कि एक दिन उन्हें जिलाधिकारी का फरमान मिला कि मुझसे तुरंत आकर मिलो। प्रेमचंद जी तुरंत एक बैलगाड़ी में बैठकर रातों रात 40 मील का सफ़र तय करके सुबह जिलाधीश के सामने पहुंचे। उस समय जिलाधीश की मेज पर सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी। जिलाधिकारी ने उनसे पूछा कि यह पुस्तक तुमने लिखी है? प्रेमचंद ने स्वीकार कर लिया। तब साहब ने उनसे एक एक कहानी का आशय पूछे और बिगड़कर बोले, तुम्हारी कहानियों में सिडिशन भरा हुआ है। अपने भाग्य को सराहो कि अंग्रेजों की अमलदारी में हो। मुगलों के राज्य में होते तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। तुम्हारी कहानियाँ एकांगी हैं, तुमने अंग्रेजी राज्य की तौहीन की है आदि। सोजे वतन की सारी प्रतियां जब्त कर ली गईं और प्रेमचंद को आदेश दिया गया कि बिना अनुमति के वे कुछ भी ना लिखें। इसके बाद जमाना पत्रिका के संपादक और उनके मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। तब वे प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद अपने लेखन के आरंभिक दौर में उग्र राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। इसी कारण उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया गया। कालांतर में जब राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गांधी जी ने संभाली तो राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा सामाजिक प्रश्नों, सांप्रदायिक एकता, स्त्री एवं दलित उत्थान आदि विषयों को भी गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया एवं सत्याग्रह, अहिंसा, सविनय अवज्ञा जैसी बातों पर जोर दिया। तो प्रेमचंद भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और गांधी जी के इन लक्ष्यों को वे अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों के सामने लाने लगे। समर यात्रा, जुलूस, होली का उपहार, आहुति, सत्याग्रह आदि कहानियों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। होली का उपहार कहानी में अमरकांत जब अपनी होने वाली ससुराल में जाते हैं तो अपनी पत्नी के लिए उपहार स्वरूप एक विलायती साड़ी खरीदना चाहते हैं, किंतु देश में सत्याग्रही विलायती कपड़ों की दुकानों पर धरना दिए रहते हैं और लोगों से विलायती कपड़ा ना खरीदने की अपील करते हैं। अमरकांत पिछले दरवाजे से विलायती कपड़ा खरीद लेते हैं, किंतु सत्याग्रहियों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वे उनसे कपड़ा छीन लेते हैं। तभी एक सत्याग्रही महिला खद्दर की साड़ी पहने हुए उधर आती है और सत्याग्रहियों को समझाकर अमरकांत को साड़ी वापस दिला देती है, किंतु वह अमरकांत से यह निवेदन करती है कि वे विलायती कपड़े ना खरीदा करें। जब अमरकांत महिला से परिचय पूछता है तो पता चलता है कि यह तो उनकी होने वाली पत्नी सुखदा है। वे बड़े लज्जित होते हैं और ससुराल न जाकर सत्याग्रहियों के साथ जा मिलते हैं। जब पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाने लगती है तो सुखदा को अपने पति के ऊपर गर्व होता है और वह प्रेम से उनको माला पहनाकर विदा करती है। आगे चलकर प्रेमचंद ने ग्राम्य एवं किसान जीवन, दलित, स्त्री एवं बाल मनोविज्ञान पर भी कहानियाँ लिखीं। वस्तुतः प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। वह एक ओर तो समाज के कटु यथार्थ को, उसकी विसंगतियों को,
पूरी सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर उसका अंत किसी आदर्श में करते हैं, क्योंकि प्रेमचंद के मन में मनुष्य की सद्वृत्तियों के प्रति गहरी आस्था है। उन्हें लगता है कि बुरा मनुष्य भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। उस देवता को खोलकर दिखा देना सफल कहानी लेखक का काम है। उनकी बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह आदि कहानियों में इसी आदर्शवादी सोच की अभिव्यक्ति हुई है। नमक का दारोगा कहानी में उन्होंने बंशीधर और पंडित आलोपी दीन के चरित्र के माध्यम से असत्य, अन्याय और अनैतिक आचरण पर सत्य, न्याय और नैतिकता की विजय दिखाई है। कहानी के नायक बंशीधर की नियुक्ति नमक विभाग में दरोगा के पद पर होती है। वे बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, परंतु ऋण के बोझ से दबे उनके पिता चाहते हैं कि बेटा ऊपरी आमदनी पर भी ध्यान दे। इसीलिए वे बेटे को समझाते हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। एक दिन रात में बंशीधर शहर के सबसे बड़े रईस पंडित आलोपी दीन को नमक की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पंडित आलोपी दीन लाखों की रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं, किंतु बंशीधर उन्हें गिरफ्तार कर ही लेते हैं। पंडित आलोपी दीन ने लक्ष्मी की इतनी बेइज्जती अपने जीवन में पहली बार देखी थी। मुकदमा चलता है, किंतु आलोपी दीन अपने धन बल से बाइज्जत बरी हो गए और बंशीधर को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। यही यथार्थ है, किंतु प्रेमचंद कहानी का अंत आदर्श में करते हैं। एक दिन आलोपी दीन बंशीधर के घर पर पहुंचते हैं और उन्हें अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर बना देते हैं और कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। आज हम जिस दलित विमर्श की बात करते हैं उसकी शुरुआत प्रेमचंद ने बहुत पहले ही कर दी थी। ठाकुर का कुआं, सदगत आदि कहानियां इसके प्रमाण हैं। ठाकुर का कुआं कहानी की गंगी अपने बीमार पति के लिए ठाकुर के कुएं पर पानी लेने जाती है, क्योंकि दलितों के अपने कुएं का पानी एक जानवर के मर जाने से दूषित हो गया था। उस समय उसका भय एवं आतंक देखने लायक था। प्रेमचंद यहाँ व्यंग्य करते हैं कि अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, शायद वह भी इतनी सावधानी से ना गया होगा। गंगी का विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर कितनी तीखी चोट करता है। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी उस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गड़रिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। इसी प्रकार घास वाली कहानी की दलित मुलिया को जब रईस ज़्यादा चैन सिंह छेड़ता है तो वह कहती है, क्या समझते हो महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है? क्या घाट किनारे मुझसे सुंदर औरतें घूमा नहीं करती? मगर तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारा दिल दहलता है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की, धमकी,
जरा से लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। यह दलित स्त्री के आत्मसम्मान की आवाज़ थी। इस तरह की साहस भरी आवाज़ों को प्रेमचंद ने सुना। यही आवाज़ हमें सुहाग का शव, भूत, शराब की दुकान जैसी कहानियों में तथा गबन, गोदान एवं मंगलसूत्र जैसे उपन्यासों में भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार सदगत कहानी का दुखिया धार्मिक पाखंड एवं शोषण का शिकार बनकर मर जाता है। यही उसकी जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यह कहकर प्रेमचंद जी ने जो व्यंग्य किया है वह पाठक को भीतर तक तिलमिला देता है। प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियां भी लिखी हैं। ईदगाह, नशा, बूढ़ी काकी, मनोवृत्ति आदि ऐसी ही कहानियां हैं। ईदगाह की कथा बस इतनी है कि रमज़ान के बाद ईद के मौके पर लगने वाले मेले में हामिद अपने हम उम्र बच्चों के साथ जाता है। वहाँ सभी बच्चे तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, किंतु हामिद अपनी सारी पूंजी के बदले लोहे का एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसे ख्याल आता है कि चिमटे के अभाव में उसकी दादी के हाथ रोज जल जाते हैं। कहानी का अंत बेहद भावुक है। प्रेमचंद लिखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य भला क्या समझता। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हर वर्ग, धर्म एवं जाति के हैं। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को भी उठाया है। जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ एवं अंधविश्वास की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि। आप प्रेमचंद की कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि वह आपके आसपास की ही कोई घटना है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद के बारे में कहते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद ने मनुष्य पात्रों के साथ ही पशु पात्रों में भी संवेदनात्मक भावना का संचार किया है। उनके पशु पात्र सजीव मनुष्य की तरह मानवीय आचरण और क्रियाकलाप करते हैं। पूस की रात का झबरा, आत्माराम का तोता, दो बैलों की कथा के हीरा मोती, प्रेम का उदय कहानी का गधा अपनी पूरी मानवीय संवेदना के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। पूस की रात में हल्कू और झबरा मनुष्य और पशु न होकर समान अनुभूति के तार में बंधे प्राणी मात्र हैं। हल्कू के लिए मानवीय संवेदना से युक्त प्राणी झबरा ही है, सहना नहीं, क्योंकि कंबल खरीदने के लिए हल्कू ने जो पैसे इकट्ठे किए थे, सहना की गाली के डर से बकाया अदा करने हेतु देना पड़ता है। हल्कू और झबरा की रखवाली के बावजूद नीलगाय हल्कू का खेत चर लेते हैं। यहाँ प्रेमचंद बताते हैं कि जो किसान दिन रात जाड़ा, गर्मी, बरसात सहते हुए मेहनत करता है, उसे अपना शरीर ढकने के लिए भी उचित वस्त्र नहीं मिलता है। आज भी हमारे आसपास ना जाने कितने हल्कू दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके पास ना तो तन ढकने के लिए कपड़ा है, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए समुचित भोजन। इसी प्रकार दो बैलों की कथा कहानी में प्रेमचंद ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि आदमी की आदमियत की तुलना में जानवर का जानवरपन ज़्यादा बहुमूल्य, मानवीय और संवेदनशील है। प्रेमचंद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से कोरे यथार्थवाद की ओर उन्मुख होने लगते हैं। उन्होंने 1936 ईस्वी में कफन कहानी लिखी, जो दलित लेखकों के बीच काफ़ी विवादास्पद भी रही। कफन वस्तुतः परजीविता पर केंद्रित कहानी है, अर्थात इसके पात्र घीसू एवं माधव परजीवी किस्म के चरित्र हैं, जो स्वयं निकम्मा रहकर किसी तरह आजीविका चलाने में विश्वास रखते हैं। प्रेमचंद उनकी इस परिस्थिति में पहुंचने का कारण सामाजिक कुव्यवस्था की उपज मानते हैं।
कफन कहानी के घीसू एवं माधव इसी परजीविता से अमानवीय बनते हैं, जो केवल दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व न करके समाज के प्रत्येक परजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अमानवीयता का चरम उस समय देखने को मिलता है जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से छटपटाकर दम तोड़ देती है, किंतु घीसू और माधव अलाव के पास से हटकर उसे देखने तक नहीं जाते, क्योंकि उनमें से कोई यदि अलाव के पास से हटा तो दूसरा भुने हुए आलूओं को अकेला ही खा जाएगा। प्रेमचंद यहाँ यह भी दिखाना चाहते हैं कि भूखा आदमी एक समय के बाद अमानवीय हो ही जाएगा। घीसू एवं माधव को 2 दिन भूखे रहने के बाद यह आलू मिले थे, वह भी किसी के खेत से चुरा कर लाए गए थे। घीसू एवं माधव परजीवी जरूर हैं, पर उनमें व्यावहारिक बुद्धि की कमी नहीं है। उन्हें पता है कि गांव के लोगों की दया और सहानुभूति से उन्हें कफन खरीदने और अन्य कामों के लिए पैसे जरूर मिल जाएंगे, और होता भी यही है। परंतु भारतीय समाज की विडंबना यह है कि जीते जी एक पैसा न देने वाले लोग मृत्यु के बाद कफन खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं। यही विडंबना गोदान उपन्यास में भी देखने को मिलती है। होरी अपने जीवन काल में गाय की साध पूरी नहीं कर सका, लेकिन उसके जीवन के अंतिम क्षण में पंडित दाता दीन उसकी पत्नी से गोदान करने को कहते हैं। बहरहाल कफन कहानी के घीसू और माधव कफन के पैसे लेकर शराब खाने में पहुंच जाते हैं और उसमें जमकर शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। नशे में वे नाचते हैं और बुधिया को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे सीधा बैकुंठ भेजें। वे कहते हैं कि जब वह जीवित थी तब भी हाड़ तोड़ मेहनत करके उनका पेट भरती थी, और आज मरने के बाद भी उसी की बदौलत वह सुख पा रहे हैं जो उन्हें अपने जीवन में कभी नसीब नहीं हुआ था। यही कहानी का अंत होता है। इस कहानी के दुखद अंत के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि सामाजिक व्यवस्था मनुष्य को किस तरह अपने श्रम और अपने अस्तित्व से काटकर परजीवी बनाती है और उसे मानवीय से अमानवीय चरित्र में बदल देती है। प्रेमचंद के उपन्यास भी राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध समस्याओं से संबंधित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह, गबन, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। निर्मला उपन्यास में निर्मला के माध्यम से नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण है। दहेज के कारण उत्पन्न अनमेल विवाह और फिर उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस उपन्यास में है। सेवा सदन उनके उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, जो दहेज प्रथा, अनमेल विवाह एवं वेश्या जीवन की समस्या पर आधारित है। रंगभूमि उपन्यास में सूरदास जैसे अंधे एवं निरीह पात्र में आत्मिक बल की ऊर्जा भरकर प्रेमचंद ने इसे गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया है। गबन उपन्यास में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों को चित्रित किया है। प्रेमाश्रम एवं गोदान में कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण है। गोदान का हिंदी साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद जी की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास की दिशा बदलने जैसा था। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान होरी घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। संक्षेप में यही इसका कथानक है। इस उपन्यास में कर्ज की समस्या भी दिखाई गई है। कर्ज का भीषण रूप हमें उनकी कहानी सवा सेर गेहूं में भी देखने को मिलता है, जिसमें कर्ज में लिए गए सवा सेर गेहूं को एक पीढ़ी तो चुका नहीं पाती, दूसरी पीढ़ी भी चुका पाएगी, इसमें संदेह है। प्रेमचंद का
अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसे वे अपनी मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। वास्तव में प्रेमचंद मानवतावादी रचनाकार थे। उनका संपूर्ण साहित्य मानवीय संवेदना एवं सरोकारों से जुड़ा हुआ है। उनका मानना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में भी उजागर हुई है। प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए साहित्य के उद्देश्य के बारे में कहा था, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। बस इसी के साथ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हो सके तो मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।